हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने साइंस का नया सेशन स्टार्ट किया हुआ है, इसका हमने चैप्टर 2 पहले ही कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। आज हम करेंगे चैप्टर 3। हमारा चैप्टर 3 क्या है? हीट एंड टेम्परेचर है। ठीक है, तो आज हम हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर 3 का कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक क्या है? देखिए, हम हीट एंड टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इसका यूनिट क्या है। ठीक है, कहाँ हम यूज कर रहे हैं ये सारी चीजों का। पहला हमारा टॉपिक है हीट। तो उष्मा क्या होती है, इसका डेफिनेशन पहले समझते हैं इसको। ठीक है, हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होता है? ये ऊर्जा का एक रूप होता है, ऊर्जा का एक फॉर्म होता है। ठीक है, एनर्जी का एक फॉर्म है दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। हीट क्या है? उष्मा क्या हो गई? हीट एक तरह की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जो कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट फ्लो होता है। ठीक है, देखो कोई भी चीज है वो ज्यादा से कम की तरफ ही फ्लो होगा। हाँ, ठीक है, कम से ज्यादा की तरफ तो फ्लो नहीं हो सकता। देखिए, अगर हम लोग जैसे वाटर की भी बात करते हैं, किसी भी लिक्विड की बात करें, तो अगर हम उसको क्या करते हैं, ऐसा एक सरफेस पे रख रहे हैं, है ना, तो ये पानी हमारा फ्लो नहीं होगा, ये वहीं पे जमा हुआ रहेगा। लेकिन अगर इसी को हम क्या करें, थोड़ा ढलान दे दें, स्लोप दे दें। ठीक है, ये स्लोप हमने दे दिया। अब यहाँ की हाइट ज्यादा है, यहाँ की हाइट कम है, तो पानी आपका कहाँ से फ्लो होगा? यहाँ से इस तरफ फ्लो होगा, यहाँ पे आपका फ्लो दिखेगा। ठीक है, बट अगर आप एक फ्लोर पे रखेंगे तो वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी, मतलब फ्लो आपका नहीं होगा। सेम वैसे ही कहाँ से कहाँ फ्लो होता है हीट आपका? उष्मा हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट फ्लो होता है। किसकी वजह से? डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हॉट से कोल्ड की तरफ क्या होता है? फ्लो होता है। जैसे कि यहाँ देखो डायग्राम में दिख रहा होगा, ये आपका वार्मर ऑब्जेक्ट है, ये आपका कूलर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो टेम्परेचर आपका कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? वार्मर टू कूलर होगा, क्योंकि वार्मर में टेम्परेचर ज्यादा है और कूलर में टेम्परेचर क्या है? कम है। तो यहाँ से यहाँ आपका क्या होगा? हीट फ्लो होगा। और ये हीट फ्लो कब तक होगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। जैसे ही दोनों का टेम्परेचर आपका इक्वल हो जाएगा, ये हीट फ्लो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी है। व्हेन यू टच अ हॉट कप ऑफ टी, हीट फ्लोज फ्रॉम द कप टू योर हैंड, सो योर हैंड फील्स वार्म। जब आप क्या करते हैं, किसी हॉट कप को छू रहे हैं, या फिर आपने कोई हॉट ग्लास को छुआ हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है, आपका कप क्या है? हॉट है, और आपका हैंड क्या है? कूल है। तो वहां से कप से क्या होता है? कप से आपके हैंड तक क्या होता है? हीट ट्रांसफर होता है, और फिर आपको क्या लगता है? आपका हाथ भी गर्म लगता है। ठीक है, हीट समझ में आ गया। हीट क्या, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हम उष्मा बोलते हैं। ये क्या है? एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक, और हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट ये फ्लो होता है। ये हमारा हीट हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं, हमारा क्या है डेफिनेशन टेम्परेचर का। तापमान क्या है? आपका ये पूरा चैप्टर ही हीट और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो हीट और टेम्परेचर को समझना पहले बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए सेकंड हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? देखिए तापमान। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर तापमान क्या है? ये एक तरह का माप होता है, जो क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका कितना ठंडा है या कितना गर्म। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना, हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट, ये हमें कौन बताता है? टेम्परेचर बताता है, तापमान बताता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे साइंटिस्ट है गैलीलियो। गैलीलियो को क्या बोला जाता है? फादर बोला जाता है ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इन्हें मॉडर्न फिजिक्स का फादर बोला जाता है, और इन्होंने पहला थर्मोस्कोप डिस्कवर किया था कब? 1593 में। ठीक है, 1593 में इन्होंने पहला थर्मोस्कोप डिस्कवर किया था, और इन्हें मॉडर्न फिजिक्स का फादर भी कहते हैं, गैलीलियो को। ठीक है, टेम्परेचर हमारा बता रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका कितना ठंडा या कितना गर्म है, हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका एग्जांपल देखो, एक दिया हुआ है, अ थर्मोमीटर शोज दैट द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस विच टेल्स हाउ हॉट योर बॉडी इज। ठीक है, थर्मोमीटर हमको क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है हमारी बॉडी का, कि हमारी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर का डायग्राम है। यहाँ पे देखो डिग्री फ़ारेनहाइट दिख रहा होगा, डिग्री सेल्सियस दिख रहा होगा। ये सब दोनों हमारे क्या है?
यूनिट हैं किसके, टेम्परेचर को मेजर करने की। आगे हम ये पढ़ेंगे तीनों स्केल, ठीक है। देखो यहाँ पे दो ही है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है। एक स्केल हमारा और होता है केल्विन, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा हमारा स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर हमने पढ़ लिया, तापमान क्या है। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल होते हैं। तीनों स्केल से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको रीड करते हैं। सो देयर आर 3 पॉपुलर स्केल्स, ठीक है। हमारे पास 3 पॉपुलर स्केल्स हैं। कौन कौन से हैं वो, पहला है हमारा फ़ारेनहाइट, दूसरा है सेल्सियस और थर्ड है केल्विन। ये तीनों स्केल है, इन तीनों से हम क्या करते हैं, किसी भी आपके ऑब्जेक्ट का या सब्सटेंस का क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा केल्विन है, ये हमारा सेल्सियस है और ये फ़ारेनहाइट है। तीनों स्केल हो गए। अब इन तीनों स्केल्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इस पे क्या होता है, आपके चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं, आपको स्केल कन्वर्जन करने के लिए बोला जाएगा कि कोई वैल्यू आपको दी गई है, जैसे बोला गया है कि 273 K है, उसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो ये कन्वर्जन आपका क्या होता है, एग्जाम में आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे उसको देखेंगे, पहले समझते हैं तीनों स्केल, ठीक है। सो इन फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, ठीक है। हम बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स हम अभी आगे देखेंगे। चलो, सो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जैसे यहाँ पे देखो, ये फ़ारेनहाइट है, ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है और ये 332 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा क्या है, ये होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये हो गया हमारा फ्रीजिंग। ओके, सो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये बॉइलिंग हो गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। कौन से स्केल का, फ़ारेनहाइट स्केल का। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे, और इसमें देखो क्या दिया हुआ है, दिस डिफरेंस इज इन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज डिवाइडेड इनटू 180 सिमिलर डिवीजन। और इसमें जो आपके डिवीजन्स हैं, जैसे ये डिवीजन्स दिख रहे हैं, ये कितने का अंतराल है, 180 डिग्री का अंतराल होता है, या 180 का क्या होता है, ये अंतराल होता है। यहाँ से वहां तक का 180 का अंतराल है आपके डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट स्केल में हो, ठीक है। ये हमारा 32 और 212, ये दोनों पॉइंट्स आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। सेकेंड हमारा क्या है, सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल में हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, ओके। और यहाँ पे अंतराल कितना होता है, जो डिविजन्स आपके कितने के अंतराल में है, 100 डिग्री के अंतराल में होते हैं, 100 डिग्री का डिवीजन है, ठीक है। थर्ड स्केल हमारा क्या है, केल्विन। केल्विन में हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 273 के, और हमारा बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 के है, ओके। और यहाँ पे भी अंतराल कितना है, 100 डिग्री का अंतराल होता है। केल्विन और सेल्सियस में अंतराल सेम है, 100 डिग्री के हैं, और फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है, 180 डिग्री का है। इसको याद रखना है। और तीनों स्केल का आपको फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डन होना चाहिए, ठीक। चलिए अब देखते हैं। अब जैसे मैंने बताया, आपको स्केल कन्वर्जन पूछा जाएगा, ठीक है। इन स्केल कन्वर्ट करने बोला जाएगा कि केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करो या फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करो। तो इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला दिया गया है, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, आप वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, स्केल कन्वर्जन कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, स्केल कन्वर्जन फॉर्मूला है। ये हमारा है स्केल कन्वर्जन फॉर्मूला। इसको अप्लाई कैसे करना है, पुट कैसे करना है, वो आगे हम न्यूमेरिकल में देखेंगे, ओके। यहाँ पे पहले फॉर्मूला समझ लो। देखो, पहले क्या है, हमारा टेम्परेचर स्केल है। तो टेम्परेचर स्केल हमारा कोई भी हो सकता है, केल्विन हो सकता है, सेल्सियस हो सकता है, फ़ारेनहाइट हो सकता है, 3 में से कोई भी, ओके। सो पहले हमारा टेम्परेचर स्केल है, उसमें माइनस क्या करना है, उसमें हमें फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करना है।
फ्रीजिंग पॉइंट हमारा इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। अपॉन क्या करोगे, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन बॉइलिंग पॉइंट हमारा इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है और फिर से हमको बॉइलिंग में भी क्या करना है, फ्रीजिंग को माइनस कर देना है। ये हमारा फर्स्ट थर्मोमीटर का है ना। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करो। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास दो स्केल हो गए, केल्विन हो गया सेल्सियस। तो पहले थर्मोमीटर का हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, इक्वल क्या होगा फॉर्मूले में, फिर से हमें सेम चीज को रखना है। पहले टेम्परेचर स्केल लेना है आपको, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट करना है, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट करना है। ये हमारा फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरीके से लर्न रखना है, ठीक है। नोट्स आप लोग, मैंने इससे पहले की क्लास में भी जो क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं या जो आज पहली क्लास में है वो भी आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। देखो अभी हमने क्या देखा था, मेल्टिंग पॉइंट देखा था, बॉइलिंग पॉइंट देखा था, है ना। तो मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग होता क्या है उसको पहले एक बार समझ लेते हैं। सो पहले हमारा मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस क्या हो, मेल्ट हो, पिघले, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, ठीक। सो मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है या मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसपे आपका कोई भी सॉलिड सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जैसे आपका सॉलिड आइस क्या है, सॉलिड है, उसमें उसको जब आप मेल्टिंग पॉइंट पर रखेंगे, ऐसे टेम्परेचर पे रखेंगे कि वो मेल्ट होके किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक। जैसे देखो एग्जाम्पल है, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका आइस मेल्ट होता है। देखो मेल्ट यहाँ दिया हुआ है ये चीज, तो जो आपका आइस है वो मेल्ट होता है किसमें, वाटर में। सॉलिड आपका क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो ये टेम्परेचर, ये 0 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक। सेकेंड हमारा डेफिनेशन है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, सो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है। किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट का लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। अब लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या मतलब, उस ऑब्जेक्ट को आप कितना कम टेम्परेचर पे रख सकते हो, जो उसका सबसे कम टेम्परेचर होगा वो उसका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंस का। सो एट विच मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स मिनिमम, जहाँ पे जो आपके मॉलिक्यूलर मोशंस हैं, जैसे यहाँ पे सॉलिड है तो सॉलिड में यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे ना, एटम्स होंगे यहाँ पे, तो इनका मोशन क्या हो जाए, एकदम मिनिमम हो, वो हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। सो अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इट्स वैल्यू, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है, 0 केल्विन होती है या फिर -273 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर जो होता है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, आइस बन जाता है ना, लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस लिया जा रहा है टेम्परेचर, तो सोचो वो जगह है या वो सब्सटेंस या वो ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा ठंडा होगा, है ना। -273 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से कितना कम है। तो ये हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर -273 डिग्री सेल्सियस है या 0 के है तो मतलब वो उसका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। इससे ज्यादा वो चीज ठंडी नहीं हो सकती या इससे ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नहीं गिर सकता है, ठीक है। टेम्परेचर बिलो दिस कैन नॉट बी अटेन, मतलब इससे ज्यादा बिलो टेम्परेचर हम नहीं ले आ सकते या हमें नहीं मिल सकता है, ये होता है एब्सोल्यूट जीरो, ठीक। तो मेल्टिंग पढ़ लिया हमने, एब्सोल्यूट जीरो पढ़ लिया है। चलिए फ्रीजिंग और बॉइलिंग पे समझते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है हमारा, freezing point is the temperature at which a liquid changes into solid। freezing point क्या होता है, freezing point ऐसा टेम्परेचर होता है, ऐसा तापमान होता है जो लिक्विड को किस में कन्वर्ट करता है, सॉलिड में कन्वर्ट करता है, फ्रीज करते है ना। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो क्या होता है, वाटर होता है, लिक्विड,
है ना। लिक्विड में हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो लिक्विड लिक्विड था आपका, ये किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। तो ये होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। सो फॉर एग्जाम्पल वाटर फ्रीजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सेकेंड है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलोगे, सो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। लिक्विड हमारा किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, भाप में कन्वर्ट होगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपके इस बाउल में क्या है, वाटर है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सो 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी लिक्विड क्या होता है, वो उबलना शुरू होता है, भाप बनना शुरू होता है, मतलब उसमें वेपर बनना शुरू होता है। ठीक है, सो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लिक्विड आपका कन्वर्ट होगा वेपर में, वो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमने तीनों पढ़ लिया। बॉइलिंग जिसमें क्या होता है लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। सेकेंड हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जो लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें, आपके सॉलिड में। ओके, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, बॉइलिंग, फ्रीजिंग हो गया, मेल्टिंग पढ़ा है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो भी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखिए अभी हमने इससे पहले देखा ना, हमने कन्वर्जन स्केल देखा, मतलब केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस तीनों स्केल को हमने पढ़ लिया है। तीनों स्केल का हमें क्या पता चल गया है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पता चल गया है। हमें क्या पता चल गया है, फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है। ओके, अब हम उस फॉर्मूले का, उन चीज़ों का यूज़ करके क्या करेंगे, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या दिया, अवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज सेट टू बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। व्हाट इज इट्स वैल्यू इन सेल्सियस, इसे आपको सेल्सियस में बताना है। ठीक है, यही है हमारा क्या, स्केल कन्वर्जन है। देखिए यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट में हमको वैल्यू दी गई थी, इस फ़ारेनहाइट को हमको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। सो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले फॉर्मूला हमने पहले देखा था, क्या करना है, सबसे पहले लिखोगे टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारे फर्स्ट स्केल का हो गया। इक्वल क्या करना है, इक्वल में फिर रखना है टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट की गई है, मैं बताती हूँ। देखो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हमको दिया गया है, गिवन है, तो ये फ़ारेनहाइट हमारा हो गया फर्स्ट स्केल। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्केल। अब हमको कन्वर्ट किस में करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो जिसमें कन्वर्ट करना है वो इक्वल के इस तरफ रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड स्केल। ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्केल, मतलब जिसमें हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है उस चीज को। ठीक, 98.6 डिग्री को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये फर्स्ट स्केल हो गया, वो सेकेंड स्केल हो गया। ये वैल्यू एफ की वैल्यू पूरी यहाँ रखी जाएगी फर्स्ट स्केल में। तो फर्स्ट स्केल में पहला हमें टेम्परेचर स्केल देखना है, तो टेम्परेचर स्केल हमारा क्या है, एफ है। एफ हमने पुट कर दिया। फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32, तो एफ माइनस 32 हो गया। अपॉन हमको क्या चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फ्रीजिंग कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। इक्वल में क्या रखना है, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है हमको सेल्सियस में। ठीक है, तो टेम्परेचर स्केल हमारा क्या हो जाएगा, सी। सेल्सियस स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100, और इसका फिर से फ्रीजिंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है बस। सो एफ माइनस 32 तो वैसे ही रहेगा,
212 में जब हम 32 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180, ठीक है। उसके बाद C माइनस 0 करेंगे तो C, और 100 माइनस 0 करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। इतना हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें कैंसल आउट हो रही है उसको कैंसिल कर दो। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 5 और ये 2 9 9/5 हो गया। ये 9/5 कैसे है सोच रहे होगे आप, तो f माइनस 32/9 हो गया और c/5 हो गया, ठीक है। अब देयरफॉर कितने डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें f की वैल्यू गिवन है, f की वैल्यू कितनी दी गई है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप चाहे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन ये एक सही मैनर है लिखने का, ठीक है। और चेकर को भी इजी करने में, मतलब चेक करने में इजी होगा, तो इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा सही है। देखो तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब हमने f की वैल्यू पुट कर दी, f की वैल्यू मैंने रख दी 98.6। यहाँ पे एक स्टेप और कर लो, अगर तुम्हें 98.6 अपॉन क्या है 9 है, ये हो गया -32, ठीक है, इक्वल कितना है c/5। ये मैंने f की वैल्यू पुट कर दी, ठीक। अब देखो क्या करेंगे हमको यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो c को एक तरफ रख के बाकी सारी चीज़ों को एक साइड कर दो। तो f आपका यहाँ क्या था, डिवाइड में था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो सेम वही चीज़ हुई है, c को हमने यहाँ पे एक स्टेप और आगे कर लेते हैं। देखो c को मैं वही रख रही हूँ 98.6 माइनस 32, डिवाइड में था 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 9 इक्वल्स टू c। यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, या वो या फिर और करके ये हो जाएगा। सो c इक्वल्स टू हो गया 5/9, 98.6 माइनस 32, इतना हो गया। अब 98.6 में 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66.6, और 66.6 में आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आंसर आपका जाएगा c इक्वल्स टू 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे c कर लेना। तो आंसर हमारा हो गया c इक्वल्स टू 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा टेम्परेचर, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना था, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था, वो टेम्परेचर हमारा सेल्सियस स्केल में कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 37 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये हम बॉडी का क्या हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। हमने फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट कर दिया है, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। सो इन द सेम वे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल। देखो यहाँ पे हमने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में देखा, केल्विन स्केल में टेम्परेचर कितना होता है 273 K एट नॉर्मल प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 K। केल्विन स्केल का केल्विन स्केल का फ्रीजिंग होता है 273 K और फ्रीजिंग होता है 373 K। इन दिस स्केल द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। ये तो हमने अभी पहले ही समझ लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, इसको भी लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने एक समझ लिया है, एक आप क्वेश्चन समझ लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसको पहले एक बार आप कॉपी में ट्राई करो, ठीक है, पॉज करके। मैं अभी बता दे रही हूँ, लेकिन आप जब क्लास देख रहे हैं तो पहले एक बार इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, उसके बाद फिर यहाँ पे सोल्यूशन देखो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। सो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ रूम इज 0 डिग्री केल्विन व्हाट इज इट्स टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। यहाँ पे देखो फिर से हमें सेल्सियस स्केल में ही कन्वर्ट करना है, बट 0 डिग्री केल्विन, केल्विन स्केल को हमें सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया। इक्वल क्या हो जाएगा, अगेन टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग, बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है।
तो फर्स्ट स्केल हमारा क्या होगा, जो गिवन है और जिसमें कन्वर्ट करना है वो हमारा हो जाएगा सेकेंड स्केल। तो सबसे पहले टेम्परेचर स्केल क्या लिखेंगे हम, के। केल्विन का फ्रीजिंग होता है 273, केल्विन का बॉइलिंग होता है 373, हमने पुट कर दिया, इसका फ्रीजिंग होता है 273। उसके बाद कन्वर्ट किस में करना है, सेल्सियस स्केल में। सो टेम्परेचर स्केल होता है C, फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस का 0, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 और फ्रीजिंग होता है 0। ये हमारा फॉर्मूले में वैल्यू पुट हो गई है। अब आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 373 में 273 जब हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100 और C माइनस 0 तो C और 100 माइनस 0 हो जाएगा हमारा 100। यहाँ पे 100 से 100 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, K माइनस 273 इक्वल्स टू C, ये वैल्यू बचेगी। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पे देखो हमको क्या ठीक है, ये हमारा वैल्यू मिल गया। अब देखो यहाँ पे हमको K की वैल्यू पता है, K की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री केल्विन, 0 हमको दिया गया है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, K की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो और आप क्या कर सकते हो, माइनस 273 था, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 273 हो जाएगा। तो K इक्वल्स टू C प्लस 273 हो गया, ठीक है। या आप ये चीज नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये एक्स्ट्रा एक पॉइंट आ गया है। देखो यहाँ पे वैल्यू हमने फॉर्मूला सॉल्व कर लिया है, ये K माइनस 273 इक्वल टू C है, 0 K की वैल्यू 0 है, डायरेक्ट यहाँ पे 0 माइनस 273 करो इक्वल्स टू C, यहाँ पे जो किया गया है। अब 0 ये माइनस करोगे तो कितना बचे आपका C इक्वल्स टू माइनस 273 बचेगा डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया है। K माइनस 273 इक्वल टू C है, डायरेक्ट यहाँ पे K की वैल्यू 0 पुट करो, 0 हमने पुट कर दिया, 0 में माइनस 273 करेंगे तो माइनस 273 ही बचेगा और सेल्सियस है इसलिए डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या आ गया आंसर। सो 0K, ये 0K है, 0K और माइनस 273 डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो अभी हमने आगे पढ़ा हुआ है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है, तो जो कि केल्विन में 0 होता है और डिग्री सेल्सियस में माइनस 273 होता है, बिकॉज टेम्परेचर बिलो दिस कैन नॉट बी अटेन, ठीक। इससे नीचे का हमें टेम्परेचर नहीं मिल सकता। सो दिस इज द लीस्ट टेम्परेचर दैट वी कैन पॉसिबली अचीव, ये हमारा लीस्ट टेम्परेचर है जो हम अचीव कर सकते हैं। सो हमारा ये आंसर आ गया, ओके। अब देखिए आपके बुक में है बहुत सारे क्वेश्चंस है स्केल कन्वर्जन के, तो आप लोग क्या करना, स्केल कन्वर्जन का 2-3 क्वेश्चन इसके अलावा घर पे अभी ट्राई कर लेना, तो ये आपको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी, ठीक। हीट एनर्जी का हमें यहाँ पे क्या देखना है, यूनिट देखना है। जैसे अभी हमने टेम्परेचर का यूनिट देखा है, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में शो कर सकते हो आप, डिग्री फ़ारेनहाइट में शो कर सकते हो। वैसे ही हीट एनर्जी का यूनिट क्या होगा, सो इन सीजीएस द यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। सीजीएस सिस्टम में आपके हीट एनर्जी का यूनिट होता है कैलोरी। 1 कैलोरी हीट इज द अमाउंट। अब आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि 1 कैलोरी हीट क्या होती है, व्हाट इज 1 कैलोरी हीट। So 1 calorie heat is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 1 degree Celsius, समझ सकते हैं। So देखो 1 calorie heat क्या होती है, 1 ग्राम वाटर, ठीक है। 1 ग्राम वाटर या फिर 1 ग्राम सब्सटेंस आप ले लो, यहाँ पे सब्सटेंस में हमने वाटर ले लिया है। So 1 ग्राम सब्सटेंस और 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, देखो 14.5 से 15.5 कर रहे हैं तो 1 ही डिग्री सेल्सियस तो बढ़ा है, ठीक है। सो 1 ग्राम सब्सटेंस या 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड होती है, जिस उष्मा की हमें ज़रूरत होती है, उस उष्मा को या उस हीट को 1 कैलोरी हीट कहते हैं, ठीक है। इन प्लेस ऑफ कैलोरी अनदर यूनिट कॉल्ड किलो कैलोरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड। अब देखो हम कैलोरी की जगह किलो कैलोरी यूनिट का भी यूज कर सकते हैं, बट ठीक है, किलो कैलोरी यूज कर सकते हो, बट 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 कैलोरी होता है, ये ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, एज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट हमने पढ़ा, हीट क्या होती है, एनर्जी का फॉर्म होती है, ऊर्जा का एक रूप होती है।
सो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और हीट क्या है, एनर्जी का ही एक फॉर्म है, तो हीट का यूनिट जूल भी हो सकता है। ओके, सो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल होता है, और 1 किलो कैलोरी क्या होता है, 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है, तो बस इसमें क्या करना है आपको, 1000 मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप 1000 उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 किलो कैलोरी आपकी हो जाएगी 4.18 इंटू 1000 जूल, ये हो जाएगा हमारा 1 किलो कैलोरी का वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक, ट्रांसफर ऑफ हीट देखो क्या होता है, अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट को। सो वी सॉ दैट जस्ट एज अ लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, जैसे हमने लिक्विड को देखा है, लिक्विड हमेशा कहाँ से, हायर लेवल टू लोअर लेवल पर फ्लो होता है। हीट एनर्जी ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट लोअर टेम्परेचर। वैसे ही जो हमारी हीट होती है, जो हमारी उष्मा होती है, वो भी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ बहती है। कोई भी चीज हो वो ज्यादा से कम की तरफ ही बहेगी। ठीक है, इतना बस याद रखना है। सो हायर टेम्परेचर से कहाँ होगा, लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का भी फ्लो रहता है। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर किसे कहते हैं, जो आपका जो हीट फ्लो हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, किसकी वजह से, डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान में डिफरेंस की वजह से, इसे हम हीट ट्रांसफर कहते हैं। ओके, अब हीट ट्रांसफर हमारे कुछ टाइप्स के होते हैं। सो यू हैव स्टडीड अबाउट साउंड एंड दैट द ट्रांसफर ऑफ साउंड ऑलवेज रिक्वायर्स अ मटेरियल और मीडियम। जैसे हमने साउंड के बारे में पढ़ा हुआ है, साउंड को क्या होती है, ट्रेवल करने के लिए, साउंड को चलने के लिए मटेरियल या फिर मीडियम की आवश्यकता होती है, मीडियम जरूरी होता है। ठीक है, सो अब ट्रांसफर ऑफ हीट है हमारा, ट्रांसफर ऑफ हीट हमारा 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स में कौन कौन सा है, पहला हमारा होता है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन और थर्ड है रेडिएशन। यहाँ पे देखो डायग्राम, कंडक्शन यहाँ है, कन्वेक्शन यहाँ है, रेडिएशन यहाँ है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, ये ऐसा हीट ट्रांसफर का तरीका है, मतलब इसमें हीट कैसे ट्रांसफर होता है। सो हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर विथआउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, विथआउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये मेन लाइन है कंडक्शन को समझने के लिए। कंडक्शन में हीट कैसे ट्रांसफर होता है या हीट कैसे फ्लो होता है, तो जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं। एक मैंने ये क्या लिया है, रॉड लिया है। ठीक है, ये मैंने एक लोहे आयरन का रॉड लिया है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक कैंडल जला दे रही हूँ। ठीक, एक एंड पे मैंने कैंडल लगा दिया है, इसको मैंने ऐसे लटका दिया है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, देखो सॉलिड है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत ही पास पास होंगे, इसके पार्टिकल्स बहुत ही पास पास, इस तरीके से पार्टिकल्स जुड़े हुए होंगे, सॉलिड है क्योंकि। ठीक है, तो जब आप इसको हीट दोगे, उष्मा हम लोग देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हीट कैसे ट्रांसफर होगा, देखो जब आप हीट दिए तो ये वाला पार्टिकल क्या होगा, गर्म होगा। अब ये पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ नहीं जाएगा, ये पार्टिकल अपना हीट क्या करेगा, सेकंड वाले को ट्रांसफर करेगा। अब ये वाला अपना हीट थर्ड वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर फोर्थ फिफ्थ, ऐसे होते होते क्या होगा, आपका पूरा ये रॉड गर्म हो जाएगा, है ना, पूरा रॉड गर्म हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। हमें कैंडल को वहाँ रखने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ रखा है, यहाँ से ही हमारा पूरा रॉड गर्म होगा। ठीक है, तो ये होता है कंडक्शन। कंडक्शन में हीट कैसे फ्लो होता है, विथआउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखो जो मॉलिक्यूल या आपके जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। सो विथआउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। और ये किन में होता है, ऑक्योर्स मेनली इन सॉलिड्स, ये होता है सॉलिड्स में। अब क्यों सॉलिड में हो रहा है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं।
सो जब कांटेक्ट में रहेंगे तभी तो वो हीट ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक है। सो ये सॉलिड में होता है। सेकेंड है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स के मूवमेंट से क्या होता है, आपका हीट ट्रांसफर होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, इसमें वाटर है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो वाटर के आपके मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर के जो आपके पार्टिकल्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, इनका मूवमेंट हो रहा है। नीचे का पानी आपका गर्म हुआ, वो पानी अब कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और जो ऊपर का पानी है वो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ऐसा फ्लो कब तक चलता रहेगा, जब तक पूरे बर्तन का पानी इक्वल टेम्परेचर में ना हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, आपके कणों का, आपके मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। सो कन्वेक्शन में हीट कैसे ट्रांसफर होता है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से होता है, और ये किन में होता है, लिक्विड और गैसेस में हो सकता है, ठीक है। कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में पॉसिबल है। थर्ड है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन में हीट ट्रांसफर कैसे होती है, सो हीट ट्रांसफर विथआउट एनी मटेरियल मीडियम ऑक्योर्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे देखो किसी भी मीडियम की या मटेरियल की नीड नहीं होती, मीडियम और मटेरियल के बगैर यहाँ रेडिएशन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। कैसे, किन फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, तरंग या वेव के फॉर्म में यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है। यहाँ पे हमें मीडियम की नीड नहीं है, मतलब ये कहाँ हो सकता है, ये वैक्यूम में होता है, ठीक है। सो देखो जैसे यहाँ से ये हमारी वेव निकल रही है, हीट वेव, यहाँ पे देखो ये हो रही है हीट वेव, ये है हमारा रेडिएशन। देखो इस डायग्राम में आपको तीनों चीजें समझ में आ जाएंगी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है, जैसे इसका हैंडल है, हैंडल आपका यहाँ से कनेक्टेड है, हमने इसमें हीट आपके बर्तन में मिल रहा है ना कि हैंडल में। ये गर्म हुआ, फिर ये क्या करेगा, इसको यहाँ के पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करेगा, फिर यहाँ, ऐसे करके आपका पूरा हैंडल गर्म हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ कंडक्शन। सेकेंड हमने कन्वेक्शन पढ़ा, तो ये लिक्विड ऊपर नीचे फ्लो हो रहा है, पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, ये हो गया हमारा कन्वेक्शन, ठीक है। और थर्ड है रेडिएशन, तो ये हमारा वेव के फॉर्म में हीट जो निकल रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये है हमारा रेडिएशन, ठीक। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट्स ऑफ हीट है, ठीक है। अभी हमने ट्रांसफर ऑफ हीट देखा है, हीट का ट्रांसफर देख रहे थे। सेकेंड है हमारा इफेक्ट ऑफ हीट, मतलब हीट के कुछ प्रभाव भी होते हैं, है ना। जब आप किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वो चीज पिघल जा रही है ना, ये सारी चीजें प्रभाव है जो शो करती हैं, ठीक है। इफेक्ट इसी को बोलते हैं, हीट ऑफ इफेक्ट, सॉरी, इफेक्ट्स ऑफ हीट। सो इफेक्ट्स ऑफ हीट भी हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर है। सेकेंड हमारा एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस है, और थर्ड है हमारा चेंज इन फिजिकल स्टेट है, ठीक है। सो पहला है इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर आपको सेंटेंस से ही समझ में आ रहा होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर आप कैसे समझ सकते हो, कि जब आप किसी भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, है ना, तो उसके टेम्परेचर में क्या होगा, मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि मैं किसी भी चीज को गर्म कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप उसका क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, है ना। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर यही है, ऑन हीटिंग टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेस, किसी उस सब्सटेंस का क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब ये इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सब्सटेंस का, वो डिपेंड किन किन चीजों पर करता है, तो उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, आपका सब्सटेंस किस नेचर का है, उसका मटेरियल क्या है, और अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड करता है, आप कितना हीट दे रहे हो, ठीक है। जैसे अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस दे रहे हो तो वो उबलना शुरू हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारा, एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस है। अब एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस का बेस्ट एग्जांपल है आपका घी, है ना। एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रसार, बढ़ जाना, है ना। तो एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस में घी का एग्जांपल ले सकते हो। ठंड में देखा होगा आपने, घी है या फिर जैसे नारियल, कोकोनट ऑयल है, ये सब क्या होते हैं, जम जाते हैं,
तो आप इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या करते हो, इसको टेम्परेचर देते हो, गैस पे रखते हो, और जैसे ही गैस पे रखते हो ये क्या होता है, पिघल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है ना। तो यही है हमारा एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस। तो ऑन हीटिंग सब्सटेंस एक्सपांड मतलब फैलता है, एंड ऑन कूलिंग दे कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही वो घी फिर से क्या होगा, ठंडा होगा, टेम्परेचर कम होगा, वो फिर से क्या हो जाता है, जम जाता है। तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, एक्सपेंड हो गया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस तीन चीजों में पॉसिबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में हो सकता है ये। ठीक है, अब एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस भी हमारे थ्री टाइप्स के हैं, थर्मल है, हीट एक्सपेंशन इन लिक्विड है, हीट एक्सपेंशन इन गैसेज है। ठीक है, थर्ड है हमारा चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जैसे हमने बॉइलिंग, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पढ़ा है ना। बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये आपके फिजिकल स्टेट में क्या हुआ, चेंजेस हुआ। जैसे फ्रीजिंग है तो आपका वाटर, आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा था, आइस में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये हमारा क्या है, फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है ना। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सो चेंज इन फिजिकल स्टेट भी टू टाइप्स के हैं आपके, पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और सेकंड है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये चीजें चलो हम आगे कवर करेंगे। ओके, तो चलिए इफेक्ट्स ऑफ हीट के टाइप को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहला हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर है। ठीक है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर को समझते हैं, क्या होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर आपका क्या है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ क्या है, इसमें कुछ टर्म्स है जिसको हमको समझना है, जैसे किन किन चीजों पर आपका टेम्परेचर डिपेंड करता है। ठीक है, सो द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड एंड एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो पहला है आपका ऑन द मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, आपके सब्सटेंस के किस पे, मास पर डिपेंड करता है, मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जैसे आप Q को इंक्रीज कर रहे हैं, Q की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो आपका मास भी बढ़ेगा। जैसे अगर आप मास बढ़ा रहे हैं तो उसका Q भी बढ़ेगा, हीट भी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हीट को Q से डिनोट किया गया है, ये Q आपका हीट है। तो Q पहला डिपेंड कर रहा है मास पर, सेकेंड आपका डिपेंड करता है ऑन द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये जो डेल दिख रहा है ये T आपका टेम्परेचर है और डेल T लिखा हुआ है, तो डेल T का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर या फिर चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सो जो हमारा हीट है वो डिपेंड करता है चेंज ऑफ टेम्परेचर पर, और थर्ड डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर। तो अगर हम देखो यहाँ पे हमको दो इक्वेशन मिल गया है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और सेकेंड Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल T। तो अगर हम इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल T। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट ले आते हैं। ठीक है, सो इस साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट ले आएंगे S। ठीक, सो Q इक्वल क्या हो जाएगा, M इंटू एस इंटू डेल टी, वेयर S आपका क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इस S की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। दिस इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। ये जो S होता है, ये S हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट है या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उस सब्सटेंस की। ठीक है, या फिर ठीक फ्रॉम इक्वेशन 3 अब देखो हमको ये इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन हमारा क्या है, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, Q इक्वल्स टू M इंटू एस इंटू डेल टी। अगर आपको कहीं भी अब हीट निकालना हो, वहां पे आपको क्या पता हो, स्पेसिफिक हीट पता हो, मास पता हो और चेंज इन टेम्परेचर पता हो, तो आप उसका हीट निकाल सकते हो Q। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हमको S चाहिए, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, तो M इंटू डेल टी यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ के क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो S इक्वल्स टू Q अपॉन M इंटू डेल टी, ये हमारा स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हो गया, स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ठीक है, स्पेसिफिक हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये सारी चीजें अच्छी तरीके से लर्न रखो, नोट करो। ठीक है, सो स्पेसिफिक हीट की का ऐसा यूनिट क्या हो गया, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
ये पहला हमने पढ़ लिया इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकेंड है हमारा हीट कैपेसिटी, इसी का टर्म है, ठीक है। सो द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर मास ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। जैसे इससे पहले हमने एक चीज पढ़ी हुई है, एक टर्म पढ़ा हुआ है, वैसा ही हीट कैपेसिटी क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, रेज द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर मास, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है उसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक। अगर हम मान ले, सपोज कर ले कि किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, उसका स्पेसिफिक हीट s है, ठीक है। सो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, मास इंटू स्पेसिफिक हीट m इंटू s। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसका ऐसा यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी क्या होता है, जूल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ अ मिक्सचर। किसी मिक्सचर का इक्विवेलेंट टेम्परेचर, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं हम मिश्रण का साम्य दाब, ठीक। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ अ मिक्सचर डायरेक्ट निकालने आ जाता है, ठीक है। सो चलिए इसको समझते हैं, इक्विवेलेंट टेम्परेचर क्या है। सो सपोज यू हैव टेकन वाटर फॉर बाथिंग इन 2 बकेट्स। आपने 2 बकेट में वाटर लिया हुआ है, ठीक है। वन ऑफ द बकेट कंटेन्स हॉट वाटर एंड द अदर कंटेन कोल्ड वाटर। एक बाल्टी में आपने ठंडा पानी लिया हुआ है और एक में गर्म पानी लिया हुआ है, ठीक है। सो द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन 1 बकेट वॉज 80 डिग्री सेल्सियस। एक बकेट का पानी 80 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का पानी कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, हाँ। नाउ इन अ थर्ड बकेट एड 1 लीटर हॉट वाटर एंड 1 लीटर कोल्ड वाटर। अब आपने एक तीसरा बकेट लिया, 1 लीटर हॉट वाटर डाला है और 1 लीटर इसमें क्या डाला है हमने, कोल्ड वाटर डाल दिया, ठीक है। कोल्ड वाटर, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ दिस मिक्सचर ऑफ वाटर। आपको बताना है कि इस बकेट के पानी का टेम्परेचर या फिर मिक्सचर ऑफ वाटर टेम्परेचर आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखो पहला हमने लिया, एक ठंडा पानी का बाल्टी लिया, एक गर्म पानी का बाल्टी लिया जिसका 80 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। एक हमने तीसरा बाल्टी लिया है, दोनों में से 1-1 लीटर पानी हमने इसमें डाला है, ठीक है। तो हमको बताना है कि इस वाले बाल्टी का पानी का टेम्परेचर कितना होगा, इसे हमें क्या करना है, शो करना है, ठीक। यहीं पे बना देते हैं। इसमें 1 लीटर हॉट है, 1 लीटर कोल्ड वाटर है। तो चलो समझते हैं। Here the specific heat S of water in both the cases is same। देखो स्पेसिफिक हीट जो हमारा था, अभी इससे पहले हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ा हुआ है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या था, तो इन दोनों बाल्टी का पानी का जो स्पेसिफिक हीट होगा S1 S2 वो S के बराबर होगा, स्पेसिफिक हीट के बराबर होगा। मतलब जो दोनों बाल्टी का स्पेसिफिक हीट है वो इक्वल है, तो S1 इक्वल टू S2 इक्वल्स टू S हो गया, हमारा स्पेसिफिक हीट के बराबर हो गया। इफ द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज T, अगर हम टेम्परेचर को T मान लें, देन हीट गिवन आउट बाय हॉट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हॉट ऑब्जेक्ट है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा वो हॉट होगा, जिसका टेम्परेचर कम वो कोल्ड होगा। तो हॉट ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होगा, वो जो हीट होगी वो कैसे देंगे हम, हीट का फॉर्मूला क्या था, हीट अभी हमने उधर देखा था, Q इक्वल्स टू M इंटू S इंटू डेल टी। डेल टी हमारा चेंज इन टेम्परेचर था। यहाँ पे हमारे पास 2 बाल्टियां हैं, T1 T2, है ना। ये हो गया T1, ये हो गया T2, इसका स्पेसिफिक हीट हो गया S1, इसका स्पेसिफिक हीट हो गया S2। तो Q इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल टी हो गया। तो पहले की बात करना है तो N की जगह M1 आ गया, पहले का स्पेसिफिक हीट इसलिए S की जगह S1 आ गया, और टेम्परेचर में चेंजेस मतलब T1 माइनस T, ठीक है। T1 देखो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे ना, T टेम्परेचर इसका समझ लो, तो T1 माइनस T हो गया हमारा, ठीक है। सेकेंड है हीट ऑब्जॉर्ब बाय कोल्डर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कोल्डर ऑब्जेक्ट में हीट जो ऑब्जॉर्ब हो रही है, तो वही M की जगह क्या लेंगे, M2, सेकेंड की बात कर रहे हैं। S की जगह क्या लेंगे, S2, क्योंकि सेकेंड की बात कर रहे हैं।
और डेल टी हमारा चेंज इन टेम्परेचर है, तो टी माइनस टी टू हो गया। ठीक, ये इक्वेशन समझ में आया? कहाँ से आया है? ये आपका से वहाँ स्पेसिफिक हीट वाले फॉर्मूले से आया है, Q इक्वल टू एफ एम इंटू एस इंटू डेल टी से। ठीक है, यही है यहाँ पे। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, हीट टेकन बाय द मिक्सचर इक्वल टू हीट एमिटेड बाय द मिक्सचर। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ना कोई भी चीज ना ही बनाई जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है, बस उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका हीट टेकन बाय द मिक्सचर है, मिक्सचर जितना हीट ली और जितना हीट एमिट, दोनों को हमने इक्वल कर दिया है। ठीक है, सो हमारा M1S1 T1 माइनस टी बराबर किसके हो जाएगा, M2S2 T माइनस T2 के। ये हो गया हमारा बराबर दोनों इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बताया हुआ है S1, S2 और S तीनों बराबर है, तो S1 इक्वल टू S2 हो गया। तो S1 और S2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, S लिख सकती हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे बना सकती हूँ, S1 की जगह मुझे क्या लेना है, S। T1 माइनस टी इक्वल टू M2S T माइनस टी हो गया। दोनों में से S और S क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, यहाँ आपका बचेगा M1 T1 माइनस टी M2 T माइनस T2, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। ठीक है, हेंस इक्विवेलेंट टेम्परेचर अब आपको निकालना है। देखो T, ये टर्म कैसे आया देखो समझते हैं। M1 ये हमारा हो गया। अब पहले क्या करो, M1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, M1 T1 हो जाएगा माइनस M1 T हो जाएगा इक्वल, यहाँ पे क्या होगा, M2 T हो जाएगा माइनस M2 T2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जो आपके T वाले टर्म है उसको एक तरफ कर दो और जो T1 T2 है उसको एक साइड ले आओ। तो M1 T1 ये माइनस में था, इधर आके क्या हो जाएगा, M2 T2 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा M2T यही रहेगा, M1T यहाँ माइनस में था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा M1 और T। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, M1 M2 को छोड़ के T को कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है ना, चलो यहीं पे मैं बता दे रही हूँ। देखो M1 T1 प्लस M2 T2 इक्वल्स टू, इन दोनों में से मैंने T कॉमन निकाल दिया, तो ये हो जाएगा T इक्वल्स टू M1 प्लस M2, ये हो जाएगा हमारा T M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखो इस तरफ क्या है, मेरा M1 T1 प्लस M2 T2 है, वो हमारा यहाँ लिखा हुआ है। अपॉन में ये कैसे आया मैं वो बता रही हूँ। अब आपको T निकालना है, हमको टेम्परेचर निकालना है, तो T को यहीं छोड़ो, बाकी चीज़ों को इधर ले आओ। तो M1 प्लस M2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, यहाँ नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में। सो T इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, M1 T1 प्लस M2 T2 अपॉन M1 प्लस M2। ये इक्वेशन आ गया। कैसे आया, ये बीच में कुछ 3-4 स्टेप हैं, इसको आप लोग यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो M1 मास हमको कितना दिया गया था, 1 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे 1 लीटर है। ठीक है, तो 1 हमने लिख लिया। T1 का टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस, पुट कर दिया, प्लस M2 दूसरे का भी हमने, दूसरा भी 1 ही लीटर लिया हुआ है ना पानी, तो वो भी हमारा 1 हो गया। T2 का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री, तो 20 रख दिया, और M1 M2 1 है, 1 हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 81 सा 80 हो जाएगा, 21 सा 20 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे 80 20 100 हो गया, अपॉन में 2 कैंसिल करोगे, 2 1 सा 2 5 सा 10 और 0। तो हमारा जो टेम्परेचर है, जो T हम निकाल रहे थे वो कितना आ गया, 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हमने गर्म पानी में से भी 1 लीटर और ठंडे पानी में से भी 1 लीटर जो मिक्स किया था, इस बकेट का टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके बाद हमने थर्मल एक्सपेंशन देखा। ठीक है, पहला हमने इंक्रीज इन टेम्परेचर पढ़ा, उसके अंदर के कुछ टॉपिक्स थे उसको समझ लिया है। अब सेकेंड है हमारा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन भी हमारा 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो
तो लीनियर एक्सपेंशन क्या बताता है? देखो, लीनियर एक्सपेंशन को सबसे पहले हम डिनोट करते हैं अल्फा से। ये है हमारे अल्फा का साइन, ठीक है, अल्फा से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये? द एक्सपेंशन इन द यूनिट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच occurs on raising the temperature by 1 degree Celsius is called coefficient of linear expansion. This is denoted by alpha. देखो, जब आप क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट, हमने ये रॉड लिया है, इसको जब आप क्या कर देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सॉरी इसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज इन लेंथ, जो लेंथ बढ़ रही है इसको बढ़ाने के लिए हमने इसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। सो ये हमारा क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन होता है। इसको डिनोट हम अल्फा से करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इंक्रीज इन लेंथ, आपका लेंथ इंक्रीज हो रहा है ना, लेंथ इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ हमारा ये है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इनिशियल लेंथ को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और इंक्रीज इन लेंथ को हम डेल एल से डिनोट करेंगे, ठीक है, इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारा डेल टी हो जाएगा। देखो वैल्यू पुट कर दो, इंक्रीज इन लेंथ हमारा डेल एल, इनिशियल लेंथ हमारा एल, और इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारा डेल टी हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला इसका लीनियर एक्सपेंशन का, ठीक है। अगर आपको डेल एल निकालना है तो ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में चली आएंगी, ठीक। तो ये हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं, ये हमारा लीनियर एक्सपेंशन था। सेकंड होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। जैसे वहां पे क्या बढ़ रहा था? लेंथ बढ़ रहा था। यहाँ पे क्या बढ़ेगा हमारा? यहाँ पे हमारा देखो, द एक्सपेंशन इन द एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हमारा एरिया इंक्रीज होगा। जब आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसका जो क्या हो रहा है? एरिया, इंक्रीज इन एरिया है। जो एरिया इंक्रीज हो रहा है इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। ये हो गया हमारा बीटा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इंक्रीज इन एरिया। देखो हमारा पहला एरिया ये था ब्लू वाला, और ये जो डैश वाला है ये इंक्रीज्ड एरिया है। तो इनिशियल एरिया को हम ए से डिनोट कर रहे हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर ये डेल टी होगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, ये टेम्परेचर नहीं होगा, ये होगा आपका इंक्रीज इन एरिया। ये इंक्रीज इन एरिया को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? डेल ए से डिनोट कर रहे हैं, ओके। तो इंक्रीज इन एरिया अपॉन फॉर्मूला क्या है? इनिशियल एरिया इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इंक्रीज इन एरिया को हमने डेल ए से डिनोट किया है अपॉन इनिशियल एरिया हमारा ए है, और इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारा डेल टी है। अगर आपको डेल ए की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे? डेल ए को यहीं छोड़ो, जो हमारा ये डिवाइड में था ये पूरा यहाँ क्या चला आएगा? मल्टीप्लाई। तो ए इंटू डेल टी, ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ये इसी चीज को यहाँ पे किस में लिखा हुआ है? वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है। सो यूनिट ऑफ बीटा, अब देखो अल्फा का हमने यूनिट नहीं देखा, अल्फा, बीटा, और अभी हम थर्ड पढ़ेंगे गामा। तीनों का यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। और आपके अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या होता है कि जो आपका बीटा होता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है, वो अल्फा मतलब लीनियर एक्सपेंशन का मल्टीपल होता है, दुगुना होता है, ठीक है। ये हमारा रिलेशन हो गया। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है? इसको हम डिनोट करते हैं गामा से, ठीक। जैसे हमने लीनियर को डिनोट किया अल्फा से, सुपरफिशियल को हमने डिनोट किया बीटा से, और वॉल्यूमेट्रिक को हम डिनोट करेंगे गामा से, ठीक है। गामा से डिनोट कर दिया। देखो वॉल्यूमेट्रिक है मीन्स वॉल्यूम, तो जब आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। देखो इनिशियल वॉल्यूम V है, एक्सपेंशन इंक्रीज इन वॉल्यूम को हम डेल V से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो गामा से डिनोट कर दिया, इंक्रीज इन वॉल्यूम को डेल V से डिनोट करोगे, इनिशियल वॉल्यूम को V से, और इंक्रीज इन टेम्परेचर को डेल T से। तो ये बन गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला।
सेम जैसा, तीनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, डेफिनेशन में बिल्कुल सेम है, बस लीनियर में आपका क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा, सुपरफिशियल में आपका एरिया बढ़ेगा और वॉल्यूमेट्रिक में आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर देने पर। तो डेल वी निकालना है तो वी इंटू डेल टी को इधर आपको क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। तो ये आपको दो फॉर्मूला मिल जाएंगे। ठीक है, सेम देखो गामा का भी ऐसा यूनिट पर डिग्री सेल्सियस है, तीनों का यूनिट पर डिग्री सेल्सियस ही होगा। अब अल्फा बीटा और गामा तीनों में रिलेशन क्या है, अल्फा आपका इक्वल होगा 2 बीटा के और 3 गामा के। तो ये है हमारा रिलेशन तीनों में, अल्फा बीटा और गामा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हीट एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। ठीक है, हमने पढ़ा था एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन हमने 3 टाइप का देखा था। पहला इससे पहले हमने देख लिया एक्सपेंशन, ये हमारा हीट एक्सपेंशन इन लिक्विड्स है। तो लिक्विड में हीट एक्सपेंशन हमारा 2 टाइप्स का होता है। चलो देखते हैं वो 2 टाइप्स क्या क्या है। सो हीट एक्सपेंशन इन लिक्विड इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड व्हेन हीट इज सप्लाइड। जब आप किसी भी लिक्विड को क्या करोगे, हीट सप्लाई करोगे, हीट दोगे, ठीक है, तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स बोलते हैं। सो लिक्विड एक्सपैंड मोर देन सॉलिड, है ना, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड एक्सपेंड होता है, फैलता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स पहले ही बहुत दूर दूर होते हैं और जब आप इसको टेम्परेचर दे दोगे तो इनका डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा क्या है, रियल एक्सपेंशन है। सेकेंड हमारा एपेरेंट एक्सपेंशन है। अब रियल एक्सपेंशन क्या होता है, रियल एक्सपेंशन इज द एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम। जो एक्चुअल इंक्रीज होगा वो होता है हमारा रियल एक्सपेंशन। ठीक है, और एपरेंट एक्सपेंशन क्या है, एपरेंट एक्सपेंशन इज द एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड एज ऑब्जर्व्ड इन अ कंटेनर। जो जैसे इसको एक एग्जांपल से आपको दोनों समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। चलो देखते हैं, जैसे मैंने इस ग्लास ऐसा एक बर्तन लिया है, ठीक है, इसमें मैंने पानी यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक मैंने पानी भर दिया। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, हीट दे रही हूँ। ठीक, इसको मैं गर्म कर रही हूँ, गर्म कर दिया हमने। अब देखो क्या होगा, जब आप इसको टेम्परेचर दोगे तो पहले आपके बर्तन को टेम्परेचर मिलेगा, है ना, हीट पहले आपके बर्तन तक पहुंचेगी, पहले आपका बर्तन एक्सपेंड होगा, बर्तन एक्सपेंड होगा थोड़ा, उसके बाद क्या होगा, जब बर्तन एक्सपेंड होगा तो आपके पानी का लेवल नीचे आएगा, है ना। उसके बाद जब आपका पानी गर्म होगा तब क्या होगा, फिर टेम्परेचर आपका थोड़ा इंक्रीज होगा, है ना। तो जो पानी में इंक्रीज दिख रहा है, जो एक्चुअल इंक्रीज है पानी का, वो है हमारा रियल एक्सपेंशन। और जो हमारा बर्तन इंक्रीज, जो हमारे बर्तन में जो एक्सपेंशन हो रहा है, बर्तन में एक्सपेंशन की वजह से जो पानी नीचे आया था, या फिर समझ लो जो बर्तन में एक्सपेंशन हमको देखने को मिला, वो हमारा एपरेंट एक्सपेंशन है। ठीक है, उसके बाद क्या, इट इज लेस देन रियल एक्सपेंशन। देखो एक्चुअल एक्सपेंशन रियल एक्सपेंशन से कम होता है, बिकॉज द कंटेनर ऑल्सो एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। ठीक है, जब हम हीट दे रहे हैं तो हमारा बर्तन जो कंटेनर है वो भी एक्सपेंड हो रहा है, इसलिए। सो जो हमारा एपरेंट एक्सपेंशन है ये, वो रियल एक्सपेंशन माइनस एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर। ठीक है, जो कंटेनर में एक्सपेंशन हो रहा है उसमें से आपको रियल एक्सपेंशन को माइनस कर देना है, तो हमारा एपरेंट एक्सपेंशन निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हीट एक्सपेंशन इन गैसेस। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंशन का लास्ट टॉपिक है। तो हीट एक्सपेंशन इन गैसेस में क्या होता है, देखो ऑन हीटिंग गैसेस एक्सपेंड मोर देन सॉलिड। देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर हम लोग एक्सपेंशन की बात करेंगे तो लिक्विड और गैस आपका ज्यादा एक्सपेंड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, इसमें रीजन ये है कि आपके लिक्विड और गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स दूर होते हैं तो वो ज्यादा एक्सपेंड हो पाते हैं। ओके, तो जो हमारा द एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कितने टाइप के हैं, 2 टाइप्स के हैं। पहला हमारा एक्सपेंशन है एट कांस्टेंट प्रेशर पर और सेकेंड एक्सपेंशन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक, यहाँ पे हम क्या कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे,
व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, जब आप किसी भी गैस को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका प्रेशर कांस्टेंट रख के, तब क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर। सो यहाँ पे V हमारा क्या है, वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, T के। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले आएंगे, इसलिए हमारा क्या हो रहा है, ये V/T इक्वल्स टू कांस्टेंट को शो कर रहा है। ठीक, सो और अब देखो, जैसे अगर आप दो बर्तनों की बात कर रहे हैं तो एक का वॉल्यूम V1 हो जाएगा, दूसरे का V2, एक का टेम्परेचर T1 हो जाएगा, दूसरे का T2। सो इसलिए हमने यहाँ पे V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2 लिया है। ठीक है, किसी भी गैस का कांस्टेंट प्रेशर पर उसको हीट दोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसी को कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सपेंशन कहते हैं। सेकेंड हमारा एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में आपको क्या करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब आप गैस को हीट दोगे तब क्या होगा, उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों जस्ट अपोजिट है, यहाँ कांस्टेंट प्रेशर रख रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम रख रहे हो, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। बस इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ पे P आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, T के। प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है ना, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। P/T हमारा यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, और वही पहले की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा P1/T1 और ये हो जाएगा P2/T2। तो P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2, ये हो जाएगा हमारा एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में चेंजेस में हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, देखिए लेटेंट हीट हमारा क्या, ऐसा हीट क्या होता है लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट को समझते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन आइस इज हीटेड, जब आप बर्फ को हीट करते हैं तो इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। जब जैसे आप आइस को आप हीट कर रहे हो तो इसका टेम्परेचर डायरेक्ट नहीं बढ़ता, पहले ये क्या होगा, मेल्ट होगा, है ना। जैसे आप इसको क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, ऑन गिविंग हीट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन गिविंग हीट, इसको हमने हीट दिया तो पहले ये क्या होगा, मेल्ट होगा, पानी बनेगा, है ना। सो फर्स्ट ये क्या होता है, डायरेक्ट इमीडिएटली क्या होता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, पहले वो मेल्ट हुआ, इट फर्स्ट मेल्ट इनटू वाटर एंड देन द टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ठीक है, तो पहले आपने आइस लिया है, इसको आपने क्या करा है, ऑन गिविंग हीट, इसको हीट दे रहे हो, पहले डायरेक्टली इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, पहले ये क्या होगा, आपका मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका क्या बनेगा, वेपर बनेगा, स्टीम बनेगा। ठीक है, सो ऑन हीटिंग विच इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, तो ऐसा हीट देखो, जहाँ हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं, इसको हमने हीट दिया लेकिन टेम्परेचर अभी चेंज नहीं हो रहा है, इसका स्टेट चेंज हो रहा है ना। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, पहले ये बर्फ आपका पानी बनेगा, उसके बाद आपका टेम्परेचर चेंज स्टार्ट होगा, तो ऐसे हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट हमारा टू टाइप्स का होता है, पहला होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और सेकेंड होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये डायग्राम इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखो हीट दी है, आपका आइस मेल्ट हुआ और मेल्ट के बाद अब यहाँ से टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, और ये क्या होगा, बॉईल होना स्टार्ट होगा, स्टीम बनना स्टार्ट होगा। सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे आपका क्या है, देखो ये वाटर है, तो वाटर से आइस बनाना है ना, तो पहले वो जमेगा, है ना, बर्फ फ्रीज होना स्टार्ट करेगा, फिर आपका फ्रीज होगा, पूरा बर्फ बनेगा, तब आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक, चलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन पढ़ते हैं। पहला है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब देखो क्या होता है, टूटना, है ना। फ्यूजन का मतलब फ्यूज होना, टूटना होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कैसे समझोगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक, ऐसा हीट देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको।
द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड। यूनिट मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, यूनिट मास ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट, अब जब जैसे आप आइस को मेल्ट कर रहे हो तो सडनली क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, पहले वो पूरा मेल्ट होगा, है ना। सो विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर, ठीक है, यूनिट मास ऑफ लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, बट देखो, एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट होगा, देखो देखो, बॉइल, आपका वाटर बॉइल हो रहा है, एकदम सडनली स्टीम बनना स्टार्ट नहीं होगा, पहले वो बॉइल होगा होगा होगा, वहां टेम्परेचर उसका कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। अब बॉइल हो रहा है हो रहा है हो रहा है, फिर एक टाइम आएगा कि जब आपका क्या होगा, स्टीम बनना स्टार्ट होगा। तो जब तक क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो टेम्परेचर होगा हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। वो यहाँ पे है लिक्विड टू गैस, लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, जब गैस बनना स्टार्ट होगा, इसके बीच का जो प्रोसेस होगा, है ना, जब आपने पानी चढ़ाया, पानी आपका उबल रहा है ना, तो जहाँ पे आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा वो है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ठीक है। आज यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, चैप्टर 3 भी पूरा कंप्लीट हो गया है, हीट एंड टेम्परेचर। सो आप अच्छे से घर पे पढ़ाई करते रहिए, इसका हैंड रिटन नोट्स बनाइए अच्छी तरीके से, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा पढ़ाई के लिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।